खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं शहजाद रज़ा। प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं नासिर असगर गिल साहब, हमारे अपने। बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक हकीकत है, और जब हम जोग्राफिया की बात करते हैं तो अपने आप हम हमसायों को तब्दील नहीं कर सकते। उनसे या तो हम अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं या बुरे ताल्लुकात रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उठकर कहीं और चला जाए या अफगानिस्तान। और जो दोनों ममालिक की तारीख है वो भी खासी दिलचस्प और पूरा शोक, और उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने हमसाए ममालिक में अफगानिस्तान के जिसने अपनी सरहद अफगानिस्तान के लिए खोल दी। लाखों की तादाद में जो अफगान महाजरीन हैं वो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान ने उन्हें किसी एक जगह पर कन्फाइन नहीं किया। जैसे आजकल हम देखते हैं कि रेफ्यूजी क्राइसिस है तो किसी एक जगह पे उनको रोक दिया जाता है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में वो जाना चाहते थे उनको इजाज़त दी गई। पाकिस्तान में जिस शहर में जाके वो काम करना चाहते थे वो यहाँ रहे, उनके यहाँ पे बच्चे पैदा हुए, शादियाँ हुई, तो पूरा उनका एक निज़ाम हुआ। और अभी भी जो है वो 15 से 20 लाख एक अंदाजे के मुताबिक अफगान महाजरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके बाद जब अमरीका की मदद से और दीगर ममालिक की मदद से या मुजाहिदीन ने जब सोवियत यूनियन को वापस धकेल दिया, तो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर ना हो। पाकिस्तान के यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो वॉर लॉर्ड्स थे, फैक्शंस थे, उनके मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान ने मक्का अकॉर्ड को भी फैसिलिटेट किया, लेकिन खाना जंगी शुरू हुई, तालिबान आए, पाकिस्तान ने तस्लीम किया, और उसके बाद फिर 9/11 का अटैक हुआ। फिर पाकिस्तान ने कोशिश की कि अफगानियों की मदद की जाए, और फिर एक जो गवर्नमेंट आई और किस तरीके से चली। अब सवाल ये कि अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल रही हैं, एक डेडलाइन दे दी गई है, और अफगान हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तालिबान मजबूत हो रहे हैं नजर आ रहा है, और किसी किस्म का पावर शेयरिंग फार्मूला जो तालिबान और अफगान हुकूमत के माबैन तय पाना था वो नहीं हो सका। पाकिस्तान का एक कुलीदी किरदार है जो कि वो अदा कर रहा है, और बार बार यही पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इस मसले को खुश असलूबी के साथ हल किया जाए, ये ना हो कि फिर खाना जंगी हो। लेकिन कुछ ऐसे इरिटेंट्स, ऐसे अनासर, कुछ ऐसे शरपसंद अनासर मैं कहूँगा अफगानिस्तान की हुकूमत की सफ़ों में मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि अमन हो और हमसाय ममालिक से अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। उनमें एक नाम है हमदुल्ला मोहिब का। ये अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ा ही मतनाज़ बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है, और जिसकी वजह से तालिबान वहाँ पर तशद्दुद की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और पाकिस्तान को एक ख़ास जगह से तशबीह दी जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता यहाँ पे। इस पर शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वजीर खारजा हैं उनका बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आया, और उन्होंने कहा कि, और उन्होंने बात की, अफगान सवाल उठाया उन्होंने अफगान सदर से कि आप अगर आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो ये काम करते रहेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, तो फिर किस तरीके से या किस मुंह से आप हमारे से मदद मांगेंगे कि अफगान का जो ये सारे का सारा एक अमन का अमल चल रहा है इसमें पाकिस्तान उनकी मदद करे। और हमदुल्ला मोहिब साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, सिर्फ 38 साल उनकी उम्र है, पढ़े लिखे तो हैं वो यकीनन, लेकिन ज़्यादा उम्र उनकी अफगानिस्तान से बाहर यूरोप और अमेरिका में गुजरी है। इससे पहले वो अमेरिका में अफगानिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। और एक दिलचस्प बात, जब सोवियत अफवाज ने अफगानिस्तान पर हमला किया सो उनका ख़ानदान भी हिजरत करके पाकिस्तान पनाह लेने आया। वो यहाँ पर रहे और उन्होंने पाकिस्तान से जो भी सहूलियात वो उठा सकते थे, उनकी ख़ानदान की ज़िंदगी बची, और उसके बाद सारे का सारा सिलसिला आगे चला, तो वो भी बेनिफिशरीज में शामिल हैं। और पाकिस्तान के बारे में अगर वो ऐसी बात करते हैं तो यकीनन उनको आईना ज़रूर देखना चाहिए। इस पर गुफ्तगू करते हैं। आसिफ दुरानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं ईरान में और दीगर जगहों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब हमें ज्वाइन करने का। ये जो अफगानिस्तान एक तरफ हमसे मदद मांगता है, अफगानिस्तान तस्लीम करता है पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है, दूसरी जानेब जो है वो इस किस्म के बयान दाग दिए जाते हैं। फिर ये कि आपका इतना लॉलेस एरियाज़ हैं जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ जो है दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ होती हैं। सो फिर हम क्या करें अफगानिस्तान का? क्या उनकी मदद करें, ना करें, एक तरफ होकर बैठ जाएं, क्या करें आसिफ साहब? देखिए, हमदुल्ला मोहिब इज नॉट अफगानिस्तान। वो एक इमेच्योर आदमी हैं। उन्होंने वाशिंगटन में भी जो है बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, और जिसके नतीजे में उनका वहाँ बाइकआउट हुआ। तो इसलिए उनसे वो कभी वो आगे नहीं बढ़ सकते, और उनको वापस जो है वो अमेरिकन ने कहा कि हम आपकी बात करेंगे। तो अभी जब इन्होंने बात की है तो उससे उनकी मेच्योरिटी का जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हैं और ये जब इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पे तालिबान को सपोर्ट करने का, तो उन्हें अपने गिरबानों में झांक लेना चाहिए कि अफगानिस्तान को तो खुद अपनी जो है
आइंदा होने वाली जो रिकंसिलिएशन गवर्नमेंट है उसका हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो उस वक्त वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाती है। तो उस वक्त वो तालिबान टेररिस्ट क्यों नहीं ठहरते अगर वो उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। अमेरिकन के साथ जब मुज़ाकरात हुए हैं, अमेरिका ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, उस वक्त वो टेररिस्ट नहीं थे। और वो जितने जो तालिबान का डेलीगेशन है वो ग्वांटानामो बे में जो है वहाँ पे वो जो है उनके कैदी रहे हैं अमेरिकन से, और उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। जितने भी जो तालिबान के जो लीडरशिप है वो सारी की सारी 1267 कमेटी की लिस्ट पे वो अपीयर होती है। उनके जो है उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। जी अमेरिकन ने नहीं किए। अमेरिका ने आज तक किसी तालिबान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया। तो हम जो है ये रियल पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं आप, तो हम पाकिस्तान पे ये क्यों लाना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान वो तालिबान को मारते हैं, हम क्यों मारे जब अमेरिकन खुद नहीं मारना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ गिल साहब। ये तालिबान के साथ सही उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर वो कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो आप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। तो अल्टीमेटली तो आपका इंटरनल मैटर है, आप वहाँ पे कुछ चीज़ें तय करें, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। आप एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि अमरीकी पूरी तरीके से वहाँ से निकल गए तो फिर तालिबान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी जैसी आप बता रहे हैं। देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ, देयर सीम्स टू बी देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। अगर अमरीकी बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं और डेमोक्रेट्स जब भी आते हैं वो तो ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स पे कि आपने क्या किया और ये ना किया। और मेरी परसेप्शन ये है कि जो अफ़गान हुकूमत जो पाकिस्तान पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है तालिबान ने उनको साइड लाइन करके अफ़गान हुकूमत को उन्होंने अमेरिका से 1 to 1 बात की, दुनिया की सुपर पावर से, और तमाम अपने मुतालबात उन्होंने मनवा लिए। उन्होंने अपने कैदी भी छुड़वा लिए प्रेशर डाल के, और उस तरह की वो बैक फुट पे नहीं गए। और उन्होंने भी ऐलान किया, अमेरिका कुछ और जहन में, अमेरिका भी अपने कार्ड्स बड़े अपने चेस्ट के साथ लगा के रखता है कि उसकी एक्चुअल अफगान पॉलिसी है क्या। ओवर द ईयर्स हमने यही देखा है कि अमेरिका जो है ना वो अपने उसके इंटरेस्ट क्या है, क्या वो अफगान, तो उसमें सब में वो फेल हुआ है बाकायदा तौर पर। तो अंदेशा ये है कि जो जो बीन इस वक्त अफगान हुकूमत बजा रही है, बिल्कुल, क्या वो अमेरिका भी उसमें अपने सुर लगाएगा या नहीं लगाएगा इसमें बाद देखें में। दो पाकिस्तान चीजें हैं। पाकिस्तान की जो इसमें आप कह लें नेक नियति ऐसे साबित होती है कि आपको याद होगा कि जब सोवियत फोर्सेस विड्रॉ कर रही थी तब भी पाकिस्तान ने यही नुक्ता उठाया कि जल्दबाजी में मत निकलें, अफगानिस्तान में कोई परमानेंट सेटलमेंट के बाद आप यहाँ से जाएं। जो आपकी दीगर फोर्सेस थी, अभी भी पाकिस्तान ये बात करता है कि अमेरिका को इतनी जल्दी निकलना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस कि जब वहाँ पे कोई पावर शेयरिंग फार्मूला एग्री ना हो जाए। तो पाकिस्तान की नेक नीति तो जाहिर है इससे। पाकिस्तान तो कह रहा है अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड, हम तो फैसिलिटेटर हैं, क्योंकि हमारे ऊपर नेशनल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पोलिटिकल सिक्योरिटी, अब तो रीजनल कनेक्टिविटी में पाकिस्तान एक बड़ा पार्टनर बन के सामने आया है। हमारे तो सारे इंटरेस्ट हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, और हमने हर वो मौके पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फोर्थ कमिंग भी पाकिस्तान गवर्नमेंट कि बिल्कुल ठीक है अफगानिस्तान में, हमने तो अपनी बॉर्डर मैनेज, पहले कहते थे कि यहाँ से लोग आके अटैक करते हैं ठीक यहाँ से, तो ठीक हमने बॉर्डर मैनेजमेंट भी की। तो दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी जो है ना, अब मेरा ख्याल है कि वजीर खारजा ने उनसे बात की, हमारे उनके वजीर खारजा से जो हनीफ साहब हैं, हनीफ अतमार, जी अतमान, उनसे बात की है। तो ये बात वहाँ होनी चाहिए। हालांकि मैंने और उन्होंने यूके को भी इन्वॉल्व किया। आपको याद होगा पिछले दिनों जब चीफ हमारे वहाँ गए थे तो वहाँ पर यूके के डिफेंस टीम भी वेरी राइट वेरी राइट वेरी राइट। दुरानी साहब, आपका अंदाजा क्या है कि जब ये कंप्लीट विड्रॉल होगा यूएस फोर्सेस का तो सूरत हाल क्या होगी? क्योंकि बाज़ाहिर लगता तो नहीं कि उससे पहले ये जो अफगान फरीकैन है ये किसी चीज़ पर मुत्तफिक हो जाएंगे कि किस किस्म की हुकूमत साजी करनी है आगे। जी, इम्कानात यही हैं कि अफगानिस्तान में क्योस होगा, और जहाँ तक अमेरिकन के साथ ये है कि जी वो कुछ रिकंसिलेशन करवा के जाए, वो उनके बस की बात नहीं। अगर वो 20 साल में जो है वो स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में नहीं ला सके तो अगले चंद महीनों में वो कैसे लेके आएंगे। तो इसलिए हमें कोई ऐसे इल्यूजन नहीं होने चाहिए अमेरिकन के बारे में। वो जा रहे हैं इसलिए कि उनकी अब प्रायोरिटी कुछ और है। वो चाइना के साथ अपना कंपटीशन करना चाहते हैं। अफगानिस्तान तो निकल के वो $50 बिलियन अपना सेव करना चाहते हैं, और इसलिए वो जो है उनके लिए ये इसका जो है अफगानिस्तान से निकलना वो तय है, और उन्होंने फैसला कर दिया।
इसके बारे में भी मुख्तलिफ खदशात होते थे, लेकिन सब कुछ वो अब वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में और उसके इमीडिएट नेबरहुड में कोई सपोर्ट हासिल नहीं। अच्छा चलें, ये वजह है कि अगर जी आप ब्लिंकन का जो है स्टेटमेंट जो 5 जुलाई को BBC 4 के साथ उसका था, उसमें उन्होंने 5 मई को, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान में जो है वो वी वर टेकन फॉर राइट, और अब जो है अफगानिस्तान और उसमें जो उसके नेबरहुड है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चलें। अफगानिस्तान में ये वाज़ेह होना चाहिए। जी दुरानी साहब, अफगानिस्तान में अगर केओस होता है जैसे आप अंदाजा एक लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान के ये लिए क्या ये चीज होगी, मतलब देखिए हमें मोहतात होना पड़ेगा, और उसके लिए हमने जो है बॉर्डर विजिलेंस को करना पड़ेगा, और अगर वहाँ से इन्फ्लक्स होता है रिफ्यूजीज का तो उनको आपको कैंप्स में रखना पड़ेगा। और इसके अलावा ये है कि आपको जो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ एक मिलके स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, ताकि ये जो है इस अफगानिस्तान में जो है कोई वो शरारत ना कर सके। मतलब इंडियंस ये चाहेंगे कि वहाँ पे शरारत हो, और वो वहाँ के जो लोगों के साथ मिलके वो अफगानिस्तान के जो इंटरनल स्पॉयलर हैं, जैसे कि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ऐसे मोहित साहब, तो इस तरह के लोग हैं। लेकिन ये कि असल चीज ये है कि अगर इनके ये लोगों में इतना दम होता तो अफगानिस्तान में वो स्टेबिलिटी अब तक ला चुके होते। उन्होंने जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात की वो उसकी तरफ करीब भी नहीं गए, और उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो है वो वो जो है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन भी लेके आए, वो अफगानिस्तान के अंदर रिकंसिलिएशन लेके ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है, और इसी वजह से कि अफगानिस्तान के अंदर जो अगर तालिबान आ भी रहा है वो इनकी गलत पॉलिसी की वजह से आ रहा है। उनका इन्होंने जो नेपोटिज्म जो इन्होंने करप्शन फैला रखी है उस वजह से आएगा तालिबान को, वरना तालिबान जो है वो दे विल गो फॉर द लेसर इक्वल, और प्रॉब्लली तालिबान आर द लेसर इक्वल। ठीक, गिल साहब ये जो गुफ्तगू की आसिफ साहब ने बिल्कुल ठीक बात है कि अगर वहाँ केओस होता है एक तो इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज, हमने फैसला करना है, हमने उनको इस दफ़ा वेलकम करना है, नहीं करना है तो किस अंदाजे से करना है। और फिर ये तो बात एक अंडरस्टूड है कि जब वहाँ पे केओस होगा तो उनका जो खित्ता इलाका है अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, बाद में शायद ज़्यादा हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इंडिया भी एक स्पॉइलर है इसमें, तो हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में इस कॉन्टेक्स्ट में? हमारी तैयारी एक तो ये है कि हमने अपनी पूरा जो है ना नेशन जो है ना वो कॉम्पैक्ट होके तो उसकी यूनिटी अप्रोच होनी चाहिए कि इस इशू को जो कि ओवर द डेकेड्स चल रहा है हमने कैसे इस क्वागमायर से बाहर निकलना है। इसमें ज़ाहिर बात है अब हमने इंतज़ाम तो किया है इन सारे इलाकों का, इधर सोशल वहाँ पर थोड़ी अपलिफ्ट भी होनी चाहिए, उनको मेन स्ट्रीमिंग उनकी होनी चाहिए, और वहाँ पर अब अपना नेशनल नैरेटिव जो है उसको ज़्यादा पावरफुल करें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि ये जो एक्सट्रीमिज़म है ये ब्रीड ना करे। आपको पता है कि ये वहाँ पर ब्रीड करती है जहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिक जो है ना वो थोड़ी डिसल्यूजनमेंट हो, थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। तो इन चीज़ों को हमने देखना, हमने बहुत सारा काम किया है, हमने बॉर्डर मैनेजमेंट भी किया है, हमने इतनी ज़्यादा हमने सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये कि हम अकेले इस रीजन में हम ये सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अफ़गानिस्तान हमेशा इससे दूर रहा है। दूसरी बात अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारे यहाँ जो परसेप्शन है तो जो अमेरिकन का था और जो अफ़गानियों का है, अब अफ़गानी ये बात कर रहे हैं कि IS जो है ना वो यही जो आप अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब की हम बात कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ यूरोपियन चैनल्स को मुख्तलिफ जो है ना इंटरनेशनल जो मीडिया उसको इंटरव्यू देते हुए बात बार बार कहते हैं कि IS को रीग्रुप कर फर्टाइल ग्राउंड जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मिल रही है, और तालिबान जो है ना वो भी इनके साथ पार्टी, हालांकि तालिबान के साथ फाइट कर रहे हैं वो ईरान के, तो ये लेकिन ये तो बड़ी मज़ाक का खेल बात है। IS और तालिबान का जो एजेंडा है वो तो नहीं मिलता। आप इनके साउंड निकाल के आप चला सकते हैं किस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि एक टफ वॉर जो है ना, टफ वॉर इंडिया भी वो कर रहा है कि किस तरह वो अपने स्टेक्स को मुख्तलिफ जगह पे जब ये इस तरह। मैं एक कमेंट ले लूँ ज़रा दुरानी साहब, एक तो जो तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात हुए तो यकीनन उन्होंने ये अमेरिकी हुकाम को यकीन दहानी कराई होगी कि अगर तालिबान हुकूमत में आए या किसी पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत उन्होंने काम शुरू किया, सो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी ज़मीन जो है सरजमीन या रिसोर्सेज जो है अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल हो। एक बात तो ये। दूसरी बात जो गिल साहब बात करते हैं, हमने काम किया बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनन बहुत ज़बरदस्त की है पाकिस्तानी फोर्सेज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, लेकिन
एक पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है उसको देखते हुए इतने बड़े बॉर्डर को मैन करना, कंट्रोल करना खासा मुश्किल काम है, और उस पर यकीनन आपके जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत दरकार होते हैं। सो ज़्यादा बेहतर हल यही है कि आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो पीसफुल रहे। वो किस सूरत में हो सकता है कि अफगानिस्तान में किस किस्म का सेटअप बने कि हमें ज़रा सुकून का सांस मिले अपने वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से? देखिए, हम कौन होते हैं अफगानिस्तान में सेटअप बनाने वाले? नहीं, मैं कह रहा हूँ किस ये किस्म का अफगानों हो, का तो काम। यही नहीं कह रहा पाकिस्तान करे, किस किस्म का हो तो वी विल नहीं, बी वो फीलिंग तो देखो, कंफर्टेबल। ख्वाहिशात तो हमारे कुछ भी हो सकती जी। है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो भी सेटअप बनेगा वो अफगानों को बनाना है। लेकिन हमें जो करना है वो हमें वी हैव टू मैनेज आवर ओन अफेयर। और उसमें ये है कि डोंट प्ले द फेवरेट वन। सेकेंडली, अपना जो बॉर्डर है उसको आप मैनेज करें। आप ये ना करें कि वहां पे स्मगलर्स को आने जाने दें और उसके स्मगलर की गार्ड में जो है वो टेररिस्ट पे आने दें। तो इसलिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनसे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बॉर्डर को प्रॉपरली मैनेज करें। और तीसरी बात ये है कि अमेरिकन जो है बजाते उन्होंने हमारी जो है बॉर्डर फेंसिंग में हमारी फाइनेंशियल हेल्प की है, तो इससे अमेरिकन भी दे आर ऑन बोर्ड अगर हम उसको अपने बॉर्डर्स को सही मैनेज करते। और ये हमें चौथी बात ये जो इम्पोर्टेंट है, ये अफगानिस्तान हमारे लिए सेकंड फ्रंट है और इसको जो है इंडिया ने उसको जो है प्रॉप अप किया। उसमें एनडीएस जो है उसके साथ दे आर हैंड इन ग्लव। तो एनडीएस जो है अफगान एनडीएस और वहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं वो उसमें इंडिया के हाथों से खा रहे हैं। अगर वो है तो इस तरह जिस तरह आप अफगानिस्तान के ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर जो इंडिया के साथ मैनेज करते हैं, आपको अफगानिस्तान के साथ भी अपने बॉर्डर को उसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। तो इससे हमें क्लैरिटी अपने ही पॉलिसीज के अंदर लानी पड़ेगी। जी ठीक है, तो गिल साहब ये पॉलिटिकल कंसेंसस की हम बात करते हैं कि आपने भी बात कहा कि यूनिटी होनी चाहिए थॉट्स में और अपनी पॉलिसी में। तो ये अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये तो इश्यूज ऐसे हैं कि इसमें तो बड़ी बासानी जो है आप मतलब जो हमारे रियासती इदारे तो एक सफ़े पे हैं ही हैं, लेकिन ये कि आप अपोजिशन की रैंक्स के साथ मिल के भी इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है एक सियासी जो है आप इत्तफाक़ राय पैदा कर सकते हैं। असल में ये पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं और जो नेशनल इश्यूज हैं इनमें डिफरेंशिएशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो मिल के उसके साथ कंसेंसस से एक मैसेज जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, रीजन पे, आपके अक्रॉस बॉर्डर्स जाता है, तो वो बड़ा अहम है। तो ऐसी कोई डेविएशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई मुनकसिम अप्रोच नहीं होनी चाहिए अपने सियासी फ़ायदे के लिए। कोई कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, हमने माजी में देखा वो इस चीज़ को पहले यूज़ करते रहे, तो इसको इससे डिसिस्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर पर क्योंकि ये एक ऐसा बॉम्ब शेल है जो कि अगर ये अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आता तो पीस तो फ्लो ही करता है। और पाकिस्तान की सारी स्टेट्स, पाकिस्तान क्यों नहीं चाहेगा? पाकिस्तान बिल्कुल चाहेगा कि अमन, और किसी वी शुड नॉट प्ले फेवरेट टू एनीबॉडी। जो आसिफ साहब ने भी यही बात की, तो ये जो एक ये चलें एक प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है ये, या ये एक इम्प्रेशन दिया जाता है बार बार कि पाकिस्तान तालिबान की हिमायत कर रहा है। अव्वल तो ये बात दुरुस्त नहीं है, दूसरी बात ये कि ये जो एक लोगों के जहनों में बिठाया जा रहा है इसको हम ज़ाइल कैसे करें? भाई इसको ज़ाइल यही कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो इस वक्त पोस्चर है उसके बाद नैरेटिव बिल्डिंग आपकी यही करनी है कि हमें वहाँ किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है। ये भी बेसिक फार्मूला ये है कि वो अफगान हैं, तू आपस में बैठ के लुई जिरगा बुला ले तारीखी उनका। और हमेशा ऐसे हुआ कि अफगानों ने बैठ के ये जो बैरूनी दबाव रहता है, अब भी बाज़ मुल्क ये चाहेंगे कि ये जो अमरीकी इनखला के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें आगे कैसे बढ़ना है और अपने इंटरेस्ट कैसे, क्योंकि कोई आइडियल सिचुएशन तो ऐसी नहीं ना, हर बंदा हर मुल्क अपने लिहाज से वो देख रहा। तो उसमें पाकिस्तान ने तो अपने किरदार से और अपनी डिप्लोमेसी से ये बात प्रूव की है और हमेशा पाकिस्तान ने वो स्टैंड लिया है। आज से 20 साल पहले भी पाकिस्तान का ये स्टैंड था कि अफगान लेड और अफगान ओन जो है ना, इसका जो भी मसला होगा पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान किसी फेवरेट के साथ नहीं है, पाकिस्तान फैसिलिटेटर है। जिस तरह हमदुल्ला मुहिब यहाँ रह के गया है और आज जाके क्या उसको सपोर्ट नहीं मिली पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया। एक बड़े भाई की तरह पाकिस्तान ने हमेशा, एक लैंडलॉक्ड कंट्री, उसकी तो सारी इकोनॉमी हमारे पे डिपेंडेंट है, उनको पता नहीं है कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। जब भी पीस आएगा अफगानिस्तान की राहें इधर से ही खुलेंगी, सेंट्रल, ये नेचुरल कोर्स है उसका, वो यहीं से ही जाएगा। ठीक फाइनल कमेंट जी आसिफ दुरानी साहब, ये हमदुल्ला मुहिब ने जो ये इंतहाई गैर मुनासिब बात की है, आप समझते हैं कि, या आप
जो जितना वाकिफ़ हैं उन लोगों से, उस इलाके से, कि ये उनकी कोई ज़ाती राय होगी या आप समझते हैं कि इसके पीछे अफगान हुकूमत की एक सोच छुपी हुई है? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ वो उनकी स्टुपिडिटी थी। वो ठीक इज लाइट वेट पॉलिटिकली और उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक। और आप जल्दी देखेंगे कि उनका जो है वो प्रॉब्ली ही मे नॉट बी ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उसको हमें ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। और उसके अलावा ये अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की जो प्रोपेगेंडा होता है, वो वजह ये है कि वो कौन लोग हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उनका अपना पॉलिटिकल वेट क्या है वहाँ पे, ट्रैवली वो वहाँ पे उसकी क्या अहमियत है, सही। तमाम फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये अफगानिस्तान के बारे में जब फैसला करें। और उससे बढ़कर ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर अमेरिकन फोर्सेस के इत्तला के बाद अगर केओस आता है या सिविल वॉर कंडीशन होती है, तो उसके अंदर अफगान खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अफगानिस्तान के अंदर अगर पीस लाना है तो अफगान में लाना है। तालिबान जो है वो एक स्टेक होल्डर है और अशरफ गनी जो है वो इस वक्त जो है प्रेसिडेंट हैं वहां पे और उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल है। अभी दरअसल ये होगी कि अशरफ गनी और तालिबान जो है वो रिकंसिलेशन की तरफ कैसे जाते हैं और वो अपने मुल्क में अमन लाना चाहते हैं या क्यास लाना चाहते हैं, ठीक, ऐसा उनको करना है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आसिफ दरानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे आने वाले वफाकी बजट की जो 11 जून को पेश किया जा रहा है। गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's ऐ मेरे अल्लाह, तू ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। तू ही हर बंद दरवाजे को खोलने पर कुदरत रखता है। मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखा। यकीनन मेरा रब तुम्हें इन मुश्किलात से जरूर बाहर निकालेगा अर्थुरुल। अर्थुरुल को इस जंग में पहली सर्फ लगेगी। अपनी मौत के फरमान पर मोहर लगा रही हो। असल में तो तुमने अपनी मौत के फरमान पर मोहर लगा दी है। तुम पर यह किला ढा दूंगा मैं, चाहे तुम कितने ही जाल क्यों ना बिछा दो हमारे लिए। अब हमें किसी तरह नहीं रोक पाओगे। अर्थुरुल को जंग के आगाज में ही ये झटका उसके औसान खता कर देगा तितान। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात करेंगे बजट की। 11 जून को वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली में बजट पेश करेगी और बजट के मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं। एक तो अगर सियासी बात की जाए तो हुकूमत जो भी है, हुकूमत वक्त है, वो उसको बेहतरीन और अवाम दोस्त बजट कहती है और जो अपोजिशन है वो इसको करार देती है कि ये अवाम दुश्मन है और इससे कहीं बेहतर बजट पेश किया जा सकता था। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जो बजट पेश हो रहा है बुनियादी चीज़ एक जो ये है कि पाकिस्तान की आमदन
कम है उन पाकिस्तान के अखराजात से जो हर साल हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क खसारे में है। और अपनी आमदन को हमने कैसे बढ़ाना है या अपने खर्चों को कम कैसे करना है, उसकी दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो हम अपने खर्चे इतने कम कर दें कि हमारी आमदन से वो कम हो जाएं, दूसरा हम अपनी आमदन इतनी बढ़ा लें कि जो हमारे अखराजात हैं गैर ज़रूरी तो यकीनन आपने काटने हैं, लेकिन जो आपके अखराजात हैं वो आपकी आमदन से कम हो जाएं, तब हम उसमें तरक्की उस पर जा सकते हैं, कर सकते हैं। और वो जो हम एक विश्व सर्कल में फंसे हुए हैं कर्ज़ों के, चाहे वो आपका डोमेस्टिक डेट है या एक्सटर्नल डेट है, सर्कुलर डेट है, तो उससे आप किस तरीके से निकल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बात करते हैं। एहतशाम उल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमी पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम उल हक साहब आपको ज्वाइन करने का। क्या देखते हैं, पहले तो ये बताइए कि ये जो एकदम से बड़ा सरप्राइजिंग था कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है, बड़ा एक अजीब सी फोरकास्ट चल रही थी, बहुत कम होगी और अंडरस्टैंडेबली बिकॉज ऑफ द कोविड, लेकिन उसके बाद जो फिगर्स आई और उसको कुछ इंडोर्स भी किया कई जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने, तो ये कैसे मुमकिन हुआ, क्यों कर हुआ? देखिए, दो तीन चीजें हैं शहजाद। पहली तो बात यह कि कुछ तो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिनमें खास तौर पे आप देख लें हफीज पाशा साहब इंटरनेशनल फेम के इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने बल्कि मेरे एक प्रोग्राम में बात की थी कि जी मतलब 4% ग्रोथ होना कितनी बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि 2 साल का पहला पीरियड जो गुजरा ठीक है, बहुत मुश्किलात थी, नेगेटिव में हमारी ग्रोथ गई। उसके बाद फिर ये पिछला साल जो है ना, ये ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत अच्छा रहा और तीन चीजों के हवाले से बहुत जिसको कहना चाहिए कि चीजें सामने आई। एक तो ये कि आप एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले 3 सालों में मंथली आ रही थी, उसमें 2.5% का इजाफा हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है शहजाद। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर आज भी हमारी जीडीपी का 23% है, उसमें मुसलसल 3 साल मंथली में रहने के बाद 2.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ आना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग उसको 2.25% कह रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो ऑल टाइम हाई पाकिस्तान की तारीख में अप्रैल के महीने में $2.8 बिलियन हमें फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे पाकिस्तानी जो है बाहर उन्होंने कभी नहीं भेजी एक महीने में, ठीक है ना। उस लिहाज से $26 बिलियन जो है ना ऑलमोस्ट क्रॉस हो रहा है ये हमारा फॉरेन रेमिटेंस, इसने बड़ा फर्क डाला। फिर हमारा आप देखते हैं लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग में 9% जो है ना उसको उसमें ग्रोथ आई, जो पिछले कई अरसों से बहुत कम जा रही थी। रेवेन्यू में 26-27% इजाफा हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। अप्रैल के महीने में बाई द वे मैं आपको बताऊं तकरीबन जिसको कहना चाहिए कोई ऑलमोस्ट कोई 800-900 रुपया ज्यादा इनको मिला इस दफा, ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी जो ओरिजिनल आप सवाल कर रहे थे, बात वही है कि हमारे खर्चे कितने हैं और हमारी आमदन कितनी है। देखिए शहजाद, एक अरसे से ये 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब रुपए का जो हम देखते हैं गैप है, इस दफा भी आप देखते हैं 5 ट्रिलियन का ऑलमोस्ट हमारा रेवेन्यू का हदफ है, तो तकरीबन आप देख लें उसमें भी ये 700-800 के करीब अभी भी जिसको कहना चाहिए शॉर्टफॉल आ रहा है, कवर किया बहुत ज्यादा। अगले साल में आप देखते हैं 5.6 ट्रिलियन का अदर रखने जा रहे हैं, उसमें कितनी कामयाबी होगी। मेरा ख्याल है ये 1 ट्रिलियन रुपीज का जो एक हम देख रहे हैं एक हफ्ते से मामला जो हमें खसारे में लेके जा रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर का फर्क है, ये जब तक ब्रिज नहीं होगा हमारे लिए मामला। एक सवाल फिर आगे गिल साहब के पास जाता हूँ। एक तो ये एहतशाम साहब, हर हुकूमत जो भी है दुनिया भर में, वो आवाम से, अपने ताजिर बरादरी से या बाहर से जो चीज़ें यहाँ पे लेके आ रहे हैं उनसे टैक्स वसूल करती है और टैक्स जो है वो लेके अपने निज़ाम चलाती है। सो टैक्स वसूल करने के अलावा भी आप समझते हैं कि और सोर्सेज हुकूमत के पास बन सकते हैं कि जिससे ये गैप जो है कम किया जाए, जैसे ये मार्केट ट्रेजरी बिल्स हैं या इसके साथ जो आपने आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, बहुत सारी लॉस में है लेकिन कुछ प्रॉफिट में भी जा रही हैं, तो क्या इनसे आप अपना वो गैप कम करने में मदद ले सकेंगे उतनी कि जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए शहजाद, अब पब्लिक सेक्टर तो ब्रोक है, सारी दुनिया में पब्लिक सेक्टर जो है ना वो पीछे हट गया है, वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। प्राइवेट सेक्टर जाएगा। अच्छी बात ये है कि बड़े अरसे के बाद आज हम देखें तो 29 लाख के करीब हमारे टैक्स पेयर की तादाद हो गई है। अगरचे इनकम टैक्स फाइलर जो है ना अभी भी बहुत कम है और उससे भी आधे जो है वो सिफर जो है ना वो नील फाइल कर रहे होते हैं कि कोई कमाई नहीं हमने की। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये बड़ा ही डिस्मल किस्म का एक जिसको कहते हैं नंबर है, जिसमें इसको बढ़ाने की जरूरत है। आज भी आप देखते हैं कि 22 वोट की बाजी में 1% से ज्यादा लोग टैक्स नहीं दे रहे और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अब तो ये कि एक टैक्स वसूल करना, दूसरा मेरा ख्याल है शहजाद सबसे बड़ा काम जो है वो किस तरीके से आप प्राइवेट सेक्टर को लेवर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर सामने आता है, उनकी इन्वेस्टमेंट होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से भी लोग आएंगे। अभी आप देखते हैं बड़ी बड़ी हुकूमतें जो है ना वो
इस काबिल नहीं है कि वो अपना पैसा खर्च करें। आज अमेरिका की जीडीपी और उनका डेट आप देखते हैं 100% से ज्यादा हो गया। वो भी नोट छाप छाप के मामला चला रहे हैं, लेकिन चलें उनका गोल्ड रिजर्व इतने ज्यादा है वो काम कर सकते हैं। हमारे चलें मैं सर आता हूँ जरा गिल साहब से एक सवाल कर लूँ। गिल साहब, ये जो भी मैंने सवाल किया था एहतशाम साहब से कि ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट का जो सारा निज़ाम है, और कहा भी जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, आप टैक्स वसूल करें, उससे अपना निज़ाम चलाएं। सो स्ट्रिक्टली हमें उस फार्मूले पे अमल पैरा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इन सेक्टर्स को मज़ीद इंसेंटिवाइज करना चाहिए, सो वी कुड बिल्ड ऑन द नंबर्स वी हैव अचीव्ड सो फार। असल में जो बात वो नंबर्स हम बात कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, ये तो मरहला तय हो गया। हमने कई दफ़ा ये मरहला तय किया है। अब आगे जो है ना वो एक ऐसा डोमेन में जा रहे हैं जहाँ से हमारे आगे 2 साल बाद इलेक्शंस भी होने हैं, और हमने जो है ना कुछ ऐसी जो हमने सिलसिला शुरू किया है उसको कंटिन्यू करना। ये नेशनल हमारा है, हमें उसमें लैप्स नहीं करना कोई। और मैंने देखा है कि बारहा ये नंबर्स अचीव हुए हैं, 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया है, लेकिन वो एकदम वैसे डिप आता है कि हमें चंद ही माह में पता लगता है कि हम वी स्टैंड नोवेयर, और हमें वंस अगेन हमें जाना पड़ेगा। और फिर वही सर्कल है कि वो जनाब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, टैक्सेस इतने आएंगे, और IMF का प्रोग्राम होगा, और हमें जो है ना वो थोड़ा ये करना पड़ेगा। देखें, हमें आमदन भी बढ़ानी है, अखराजात भी करने। जब तक वेल्थ जनरेशन के लिए जो खान साहब चाहते हैं इकोनॉमी को लिफ्ट करने के लिए, उसमें PSDP का बड़ा रोल होता है। हमेशा हमने देखा है कि PSDP को एक तो उसको प्रॉपर टाइम पे खर्च करना, और उसको रैशनलाइज करना, अपनी जो आपने रेवेन्यू जमा किए। देखें, शौकत तरीन साहब को मैंने बार बार सुना, जो उनका रैशनल मेरे समझ में आ रहा है, वो जोर दे रहे हैं कि मेरे 3 टारगेट्स हैं, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। और मेरा ख्याल है कि वो इस पे इनोवेशंस करेंगे, इसमें रिफॉर्म्स लेके आएंगे। कुछ आप देखेंगे FBR में काम भी हो रहा है, और अगर हमारी ये बेस बढ़ती है, आपकी ज़्यादातर इकोनॉमी शहजाद साहब, आपकी कैश इकोनॉमी ज़्यादा, इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा है, जो कि आप कहीं डॉक्यूमेंट नहीं करते, वो नेट में नहीं आते। अगर आप ब्रेक डाउन देख लें, जो आपने जितने भी पैसे जमा किए हैं उसमें नेट टैक्स, एहतशाम साहब भी यही बात कर रहे थे कि वो कितने लोग वो टैक्स देते हैं हमारे यहाँ। अच्छा चलें, ये अहम सवाल है, जरा एहतशाम साहब से इस पे कमेंट अगर आप इजाज़त तो ले लूँ मैं। एहतशाम साहब, ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना, टैक्स नेट में लोगों को लेके आना, उसका एक यकीनन उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन माजी में हमने देखा, अगर ज़्यादा दूर ना जाएं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या नून लीग की हुकूमत में, कि जो एक कंसेशन थी या एक जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी फील करती थी कि उनको बहुत आज़ादी है, सो उस हिसाब से वो पैसा भी जो है वो निकलता था। वेल्थ जनरेशन की जो बात करते हैं, सर्कल में आता था, साइकिल में आता था। तो ये डॉक्यूमेंट करने से क्या वो डर रहे हैं कि हमसे सवाल जवाब होंगे और हमसे पूछा जाएगा, टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, इदारों को भी भुगतना पड़ेगा? देखिए शहजाद, 2 चीज़ें हैं जिसपे हमारी अशराफिया कह लें, हमारी पॉलिटिकल पार्टी कह लें, हमारे सारे इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है ना, 2 चीज़ों पे इत्तेफाक है। एक हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आप देख लें, चाहे पीपल्स पार्टी है, PMLN है, मौजूदा PTI है, फौजी हुकूमत है, कोई भी है, इस पर किसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसी तरह टैक्स कलेक्शन में मैं कहूँगा कि PMLN ने बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त एफर्ट किया। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने एफर्ट किया। मुशर्रफ साहब के ज़माने में पहले 2 सालों में बड़ा बूस्ट मिला था, 600 अरब रुपये से 1150 रुपया रेवेन्यू उन्होंने कर लिया था। फिर वो सियासत का शिकार हुए, मामला खराब हो गया। यही PTI भी चाह रही है। देखिए, इस हवाले से सारी हुकूमतें चाहती हैं कि टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा कारोबारी तबका क्या छोटा है बड़ा है, उसको शहजाद डे वन से ही हमारे लोगों ने आदत डाल दी कि बाहर से जाके पैसे मांग के लाएं और अपने मामला चलाएं, हमसे टैक्स वसूल ना करें। आज भी हमारी देश में ट्रेडर्स बॉडीज हैं, वो कहती है कि आप देख लें कि हम आपसे कैसे आप टैक्स देंगे। इवन आप देखते हैं सेल्फ असेसमेंट स्कीम भी दी गई कि भाई आप खुद ही जो टैक्स भर देंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, इसके बावजूद नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है कि जिन चीजों का दुकानदार से ताल्लुक नहीं, मतलब आप जाके कुछ चीज खरीदते हैं, चीज खरीदनी आपने, बेचने वाला मैं हूँ, ठीक है ना, मैं सिर्फ हुकूमत की एक रिक्वायरमेंट है कि 50,000 से जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा, खरीदारी करेगा, उसको आपने ID कार्ड लेना उससे। वो दुकानदार का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, दुकानदार ये भी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मेरा ख्याल ये टोटल जिसको कहते हैं डिनाइल है, नहीं दिए जा रहे हैं। हर तरह का एफर्ट हो चुका है, सख्ती भी हो चुकी है, कैरेंटरिस्टिक भी हुआ, इस हवाले से आप देखने आए थे, हड़तालें भी हुई। अब एक ही चीज रह गई है कि किसी तरीके से इनको
एजुकेट किया जाए, इनको बैठ के बताया जाए। हाँ, एक चीज़ है, हमारा ये एक अफसोसनाक पहलू है कि FBR के बारे में डे वन से लोग कहते हैं कि ये अदारा लोगों को तंग करता है, हैरस करता है, और एक दफ़ा टैक्स नेट में जो आ जाए उसकी जान नहीं छूटती। मेरा ख्याल है एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो एक अपनी जगह पे है कि टैक्स पेयर जो है ना वो टैक्स नेट में आने से कतराते हैं, इस वजह से हैं एक दफ़ा आगे तो हमारी जान नहीं छूटेगी। ये किसी तरीके से मेरा ख्याल है लोगों को यकीन डालने। लेकिन अभी शौकत तरीन साहब ने जो अनाउंस किया कि जुलाई 1 से जो है कोई नोटिस नहीं भेजेगा FBR। देखिए, उन्होंने दो बातें की, एक तो ये भी कहा है, साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं देखूंगा कि छोटा ताजर या बड़ा ताजर टैक्स कैसे नहीं देता। लेकिन जब वो ये बात करते हैं तो ठीक है, प्यार मोहब्बत से करके उनसे ले ले तो ले ले। मेरा अपना ख्याल है और तजर्बा मैंने जो सारी चीज़ें देखा है, ये बदकिस्मती से हमारे लोग जो है ना दो बहाने करते हैं। छोटा दुकानदार भी बड़ा भी कहती है हमें लोगों हुकूमत हमें क्या देती है, रियासत हमें क्या देती है। फिर रियासत को पहले आपको टैक्स देना, उसके बाद फिर रियासत से डिमांड करे ना आपने क्या देना क्या नहीं देना। तो मतलब कितनी अफसोस की बात है कि लाहौर की बड़ी बड़ी मार्केटें 24-25-27 लाख से ज्यादा टैक्स नहीं देती। इस्लामाबाद की दो बड़ी आप देखते हैं सुपर मार्केट और आपकी बिना सुपर मार्केट टोटल 28-30 लाख से ज्यादा टैक्स नहीं दिया जाता। सारा का सारा जो है ना मामला चल रहा है आपकी मेरी तनख्वाहों से। ठीक ठीक, एहतशाम साहब मैं आता हूँ वापस आपकी जानिब। जी गिल साहब। बिल्कुल शाम साहब सीख कह रहे हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बात बताता हूँ कि 3 लाख ऐसे कमर्शियल कनेक्शंस हैं पावर के, बिजली के, जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं है। और मज़ेदारी की बात है वो सब्सिडीज भी लेते हैं। अगर आप देखें कि जो रिफॉर्म्स पिछले वो तो बात करते हैं, शब्बर ज़ैदी साहब चले गए, क्यों चले गए, वो बार बार मीडिया को, बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं, फिर अदालतें भी हैं। अभी देखें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो सारा बन गया, यही लोग मिल के अदालत में चले गए, उन्होंने अदालत ने स्टे दे दिया। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये वकेट हो जाए अगले 2 हफ्ते में, तो ये आइंदा बजट में इसको जनाब पूरी तरह ट्रैक एंड ट्रेस को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि साथ इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। आपकी इनफॉर्मल आउट ऑफ बुक इतना कैश है, जो आपकी जो महंगाई की सूरत हाल है ना, ये लोग वहाँ ये खड़ी खड़ी फसलें खरीद लेते हैं। मतलब आमों की प्रोडक्शन इस साल बहुत ज़्यादा हुई है, आप 5वें नंबर पे आ गए एक्सपोर्ट में, पैदावार बहुत, लेकिन आपको आम महंगे ही मिले। क्यों? वो मिडिल मैन, वो जिसके बारे में शौकत साहब ने कोई फार्मूला बनाया है, देखिए वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। ये एक माफिया है जो कि फाइनली जी एहतशाम साहब, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इस जो अभी माली साल ख़त्म होने जा रहा है, वो हम पूरी तरीके से खर्च नहीं कर सके, और आगे हमने यकीनन उससे बेहतर एक टारगेट सेट करना है उसका। और आपने भी कहा जैसे वेल्थ जनरेशन और हुकूमत कैसे उसको सप्लीमेंट कर सकती है, तो वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए। लेकिन जब वो पूरी तरह खर्च नहीं होता तो फिर उसका फ़ायदा भी नहीं है, वो अगर उस वापस चला जाता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो आपके ख्याल में ये बुनियादी तौर पे गवर्नेंस का इशू है, या शायद वहाँ पे जो साइन करने वाले लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि अगर हमने कुछ किया तो हमारे से सवाल जवाब ना शुरू हो जाए? देखिए, ये तो बड़ी बदकिस्मती है शहजाद के, हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आप देखते हैं कि पूरा कई वर्षों से जो है ना 70-80% तक भी नहीं जाता। ये तो एक तो है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री रोक के रखती है, नहीं देती है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जी जब आपको हुकूमत को अपना बजट सारा पूरा करना होता है तो फिर कहते हैं अपने खर्चे कम करें। नतीजा क्या होता है कि वो अपनी स्पेंडिंग को रोक देते हैं, स्पेंडिंग आपकी रुक जाएगी। इसी तरह से सूबों को कहा जाता है कि जी सरप्लस अपने बजट रखें, हमें पैसे वापस ला के दें, वो भी खैर वापस नहीं देते। देखिए, 2 चीज़ें हैं ओवरऑल सारे मामले में, एक तो अपने रेवेन्यू बढ़ाना, दूसरा भी देखते हैं हमारा डेट का इतना प्रॉब्लम हो गया, 45,000 अरब हमारा टोटल डेट हो गया है। अभी आप देखते हैं 100 रुपये में से 65% आपका जो है ना 65 रुपये आपके चले जाते हैं सीधा सीधा कर्जे उतारने। 35% आपके पास 35 रुपये रह जाते हैं, जिसमें आपका आप देखते हैं डिफेंस भी है, जिसमें रियासत को भी चलाना है, तनख्वाहें भी देनी है। बाय द वे अभी देखें 10 लाख आप देखते हैं हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं तीनों के, और 7 लाख हमारे एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट के, 17 लाख लोगों को हर महीने तनख्वाह देनी है। तो ये स्टेट सेक्टर का काम नहीं है। अभी बेहतरीन तरीका यही है कि प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए, पैसा इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट करें, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो तो फिर रियासत चलेगी, अदरवाइज हमारे मामला इतने अच्छे नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया एहतशाम अलग साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वफाकी बजट पर गुफ्तगू कर रहे थे। 11 जून को हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश करेगी। जून 9 को यानी आज से 3 दिन बाद पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी मैचेस रह गए थे वो शुरू होने जा रहे हैं अबू धाबी में। और जो कोरोना वायरस की
लहर आई उसके बाद ये मैच मुलतवी करना पड़े। 20 के करीब लगभग ये मैचेस हैं जो खेले जाएंगे और इसमें यकीनन एक पैशन होगा लोगों के लिए, एक बड़ी दिलचस्पी का इसमें सामान है। लेकिन बदकिस्मती के साथ क्योंकि पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राब थी, इस वजह से PCB ने यह फ़ैसला किया, उस पर जो माली नुकसान भी यकीनन उठाना पड़ा। लेकिन क्योंकि PCB की क्रेडिबिलिटी या PSL की जो क्रेडिबिलिटी एक ब्रांड है उसको सिक्योर करना, उसको बचाना बहुत अहम है। इस वजह से ये फैसला किया गया है कि माली नुकसान चलें हो भी जाए लेकिन PSL का जो ब्रांड है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पर गुफ्तगू करते हैं। जाहिद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। चलें, मेरे ख्याल में रब्ता शायद मुनक़ता हो गया, दोबारा करते हैं। गिल साहब, अब शायकीन के लिए एक मायूसी तो है कि वो स्टेडियम उस तरह नहीं जा सकते, लेकिन पहले भी जाना ज़रा मुश्किल था बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन अब कम अज़ कम चलें कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी तो होगी। ये सियासत के और ये सारे इस किस्म के हंगामों से हट के कुछ ना कुछ एक रियल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो मिलेगा। लोग घरों में बैठ के मैच देखेंगे और इस फिजा में उनको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, असल बात है ब्रांड को वो उसको प्रोटेक्ट सेव करने की, उसको आगे लेके जाने की, फ्रेंचाइज को, और जो पार्टीज इनके साथ जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी फाइनेंशियल स्टेक्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा, तो ज़ाहिर बात है उनको भी प्रोटेक्शन देने की। और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा फैसला हुआ आप ले गए उधर। इससे जो हमारी जो बड़ी एक फिजा जो टेंशन की है, तनाव की है, जो हमारे रहनुमाओं ने, हमारे बंदों ने हमारे ऐसे जकड़ के रखा। चलें, मैं आता हूँ। जाहिद ख्वाजा साहब, फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब ज्वाइन करने का। PSL के ऊपर बात कर रहे हैं, अब ये 9 जून से मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो मैं पहले ये चाहूँगा कि थोड़ा सा एक आप प्रेडिक्ट करें कि इस वक्त जो पॉइंट टेबल है उसमें कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर के 6 पॉइंट हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन इसमें कराची और पेशावर ने 5-5 मैचेस खेले हैं जबकि इस्लामाबाद और लाहौर ने 4। तो 9 जून को जो इस्लामाबाद और लाहौर का मैच होगा वो ये साबित करेगा कि अब पॉइंट टेबल के ऊपर कौन सी टीम आती है। सारी टीमों को देखते हुए क्या लग रहा है इस दफ़ा कौन लेके जा सकता है ट्रॉफी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया। देखें, पाकिस्तान सुपर लीग के जब भी मैचेस हुए हैं वक्त के साथ साथ पॉइंट्स टेबल हमेशा से ऊपर नीचे होता रहा है। आपको पता है कि जो जितनी 6 की 6 टीमें हैं सारी एक पाए की टीमें हैं, और जब एक पाए की टीमें होती हैं तो फैसला करना और बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी टीम जीतेगी। हत्ता कि फाइनल मैच भी हो रहा हो, क्योंकि बहुत क्लोज जो फाइट्स जो है वो होती आई रही हैं। 5 जो पिछले भी पाकिस्तान सुपर लीग के जो फाइनल्स भी हुए हैं, जो ये 6ठा एडिशन है। आपको पता है कोविड की वजह से सूरत थोड़ी सी डिफर हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत कांटेदार जो मैचेस होंगे और पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है इन पाकिस्तान सुपर लीग के जो 5 एडिशन हुए हैं। बहुत से स्टार्स हमें मिले हैं, बाबर आजम से लेके, और ये अभी ये वसीम खान जो हमारे ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं PCB के, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात की कि आगे जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है अगर वो शिफ्ट हो जाता है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया और होता है तो ये PSL एक बहुत अच्छी रिहर्सल है उसकी, और ट्रेनिंग के लिए जो खिलाड़ियों की तैयारी के लिए एक अच्छा फायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जो अगला T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें पाकिस्तान को बहुत तैयारी अच्छी करने का मौका मिलेगा, और उससे भी ज्यादा हमें ये फायदा हो रहा है कि जो अगला PSL है वो UAE में ही, तो यही है कि वो UAE में ही होगा, और जब UAE में होगा तो ये जो 6ठे एडिशन के जो आखिरी मैचेस है 24 जून तक, ये और भी हमारे लिए मददगार साबित होंगे। हालात जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे, और जो प्लेयर्स पाकिस्तान के होंगे जो वहां पे परफॉर्म करेंगे, तो वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत फायदा होगा पाकिस्तान को। चलें, आप साथ ही रहिए जरा नासिर गिल साहब। अब ये बड़ा फास्ट हो गया ये क्रिकेट। पहले हम देखते थे कि फुटबॉल एक बड़ा फास्ट गेम है, क्रिकेट में पहले जो फॉर्मेट था 5 रोज़ का, फिर 1 दिन का, फिर अब ये T20, लेकिन जो ओल्ड स्कूल है जो क्रिकेट को की फिलॉसफी एसेंस को समझते हैं, देखते हैं, वो भी कहते हैं कि यार असल जो गेम है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। बाकी चलें ये एक एक्साइटमेंट तो बहुत है इसमें, लेकिन बट द रियल क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। अब देखें ना, एंटरटेनमेंट एक्स्ट्रा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंटरटेनमेंट तो एक्स्ट्रावेगेंजा, और उसमें पैसा। जब पैसा किसी क्रिकेट में पहले इतना पैसा नहीं था, हमने पुराने क्रिकेटर्स को देखा है, वो बेचारे जिस तरह हाल में गए, जिस तरह कसम तुसरी की आलम में उन्होंने बाजों ने ज़िंदगी गुजारी अपनी, हमारे नेशनल हीरोज उसमें थे। अब क्रिकेट में पैसा है,
क्रिकेटर अगर नेशनल स्क्वाड में ना भी हो, ज़रा पीसीबी से ज़रा उसके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में रहे, तो दुनिया भर की लीग्स ओपन है, वहाँ जाएं और लाखों रुपए वहाँ आप कमाएं, 8-10 मैच खेलें, और ये इसका बड़ा फ्यूचर है। और क्रिकेट इज़ ए पैशन, इज़ अ वे ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। और हमारे तो वज़ीर आज़म भी क्रिकेटर हैं, और अक्सर क्रिकेट अब हमारी वो जो है ना डिप्लोमेसी, हमारी पॉलिटिक्स और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ना वो एक हिस्सा बन चुकी है। और T20 की जो एग्रेसिवनेस है, इसने तो हमें ना और आगे वो लेके आए। जिस तरह पैसा भी इसमें आ गया, फैन फेयर भी, जिस तरह आप देख रहे हैं म्यूज़िक भी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैन फेयर है, उन्होंने फ्रेंचाइजीज ली हुई हैं, और स्टार्स हैं वो इसके साथ अटैच हैं, और बहुत सारा पैसा है। ये एक अहम बात है। मैं चाहता हूँ कि T20 के साथ, जाहिद साहब आवाज़ आ रही है आपको, हमारे साथ ही हैं आप? जी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कुछ ममालिक ने जहाँ पे क्रिकेट एक बहुत अच्छे लेवल पे भी खेली जाती है, रिसोर्सेज भी उनके पास हैं, उन्होंने कुछ अरसे पहले फैसला किया कि अपनी टेस्ट, वनडे और T20 की टीमें उन्होंने अलहदा कर दी। कुछ यकीनन कॉमन खिलाड़ी हैं जो तीनों टीमों में खेलते हैं, लेकिन ये कर लिया क्योंकि फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है। सो क्या ये आइडियल होता है कि T20 बहुत फास्ट है, उसमें स्टेमिना भी एक डिफरेंट टाइप का रिक्वायर्ड है, टेस्ट क्रिकेट में एक डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट आपको चाहिए, टेक्निक चाहिए, सो ये बेहतर होता है कि टीम्स जो हैं अलहदा कर दी जाएं और कुछ यकीनन यूनिवर्सल प्लेयर्स हों जो सब जगह खेलें? जो मैक्सिमम क्रिकेट हो रही है इस वक्त देखा जाए जो दुनिया के अंदर, तो यही मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है कि वनडे और T20 की जो टीमें होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसके लिए डिफरेंट सिचुएशन होती है। यहाँ पे मारदार की क्रिकेट है, ये हम पे आप समझे ग्लैमर आप कह सकते हैं क्रिकेट के अंदर आया है नया। यहाँ पे एक ओवर और या एक ओवर बॉलर साइड की साइड से हो या बैटिंग साइड की हो, तो वो बहुत फर्क डाल देता है। अगर 20-25 स्कोर हो जाए या 1-2 ओवर मेडन या 2-4 रन के हो तो बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसी सूरत नहीं होती, वहां पे बाउंस बैक करने का मौका होता है। लेकिन अगर एक ओवर में 3 विकेटें गिर जाए तो T20 के अंदर बहुत असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आइडियल सिचुएशन दुनिया ने इंट्रोड्यूस किया है, पाकिस्तान ने भी अगर इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी टीमें 3 बनाई है, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक तो मैं आता हूँ आपके गिल साहब कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं वो भाई ने बात की, मैं कह रहा था कि एग्रेसिवनेस जो T20 और वनडे की है ना, उसने टेस्ट पे भी इम्पैक्ट डाला है। टेस्ट मैच अब आप देखें, पहले टेस्ट मैचेस के कितने रिजल्ट्स आते थे, कितने परसेंटेज। आजकल जो टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं उनके मैं तो देखता हूँ 80%, 85%। अब रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसकी वजह क्या है? एग्रेसिवनेस क्रिकेट में ज़्यादा आई है, एथलेटिसिज्म वो ज़्यादा आई है, नई शॉट्स जो है ना वो खेली जा रही हैं। लोग जो है ना वो T20 भी खेल रहे हैं, टेस्ट प्लेयर भी खेल रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं। वहाँ पैसा है, उसके लिए जब आप कमर्शियल लेवल पे जाते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे, तो आपको ज़्यादा मेहनत उसकी करनी पड़ती है, जहाँ से आपको ज़्यादा रिसोर्स। तो इसका इम्पैक्ट आया ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट पे भी। हालांकि वो डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन रिजल्ट्स मैं देख रहा हूँ पिछले 5-10 सालों के, आप रिजल्ट देखें कितने मैचेस हुए, कितना का रिजल्ट है। फाइनली जाहिद साहब ये जरा बताइए कि PSL के बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आए, इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आई, अब ये जो कोविड-19 अभी एक चल रहा है उसमें यकीनन एहतियात कर रहे हैं, इस तरह की ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन जब ये एक दफ़ा वबा का जोर टूटेगा, आपके ख्याल में अहम टीमें पाकिस्तान आएंगी जिस तरीके से आया करती थी? डेफिनेटली आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले एडिशन थे वो बहुत कामयाबी से हुए, और फिर आपने देखा कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई, फिर जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, जिससे तकवीत मिली है। और खास तौर पर ये जब आगाज हुआ 14 मैचेस पाकिस्तान में खेले गए कामयाबी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो कानून नाफज करने वाले इदारों हैं उन्होंने इतनी अच्छी हिकमत अमली अपनाई, और पाकिस्तान कौम की जो कुर्बानियां हैं, जो मेहनत थी, वो रंग लाई, और फिर क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई। मैं समझता हूँ कोविड की सूरत हाल के बाद हम बहुत पुरुम्मीद है। हमारा सिक्योरिटी का निजाम, हमारी क्रिकेट, और फिर शाकीन की जो क्रिकेट है वो भी वापस आने की बहुत ज्यादा तवक्को है। चूंकि और कोई हमारा ये प्लान भी है कि कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी पाकिस्तान में हम कराने में कुछ कामयाब हो जाएं, कोई ऐसा कैलेंडर, कोई नेगोशिएशन विद ICC को चल रही है PCB की? डेफिनेटली जो बहुत सारा कर्ज जो है हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ हो गया है, हमने
सारी क्रिकेट पिछले 10-15 साल के अंदर पाकिस्तान से बाहर खेली है। और आपको याद होगा वो तारीखी वाकया जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ और किस तरह साजिश के तहत पाकिस्तान से क्रिकेट आउट हुई। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट वापस लाने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने के लिए जो हमने कुर्बानियां दी हैं, दुनिया इसको सराह रही है और हम बहुत जल्द देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि बड़े इवेंट्स भी जो है वो पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने रिलायंस वर्ल्ड कप 87 का, फिर उसके बाद 96 का में आप देखें तो हमने बड़े बड़े इवेंट्स करवाए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो वापसी होगी। वो बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। गिल साहब, फाइनल कमेंट के ये सिक्योरिटी इदारों पे भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, बहुत प्रेशर में होते हैं कि जो एक वाकया हो गया पाकिस्तान में, 15 साल से ही वो कह रहे थे कि क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई और बड़ी मेहनत के बाद हम वापस लाए हैं। यकीनन पूरी तरीके से कोशिश होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो मिसक्रिएंट्स हैं या पाकिस्तान दुश्मन अनासिर है वो तो चाहेंगे कि हमारा नुकसान हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये हम सब की एक नेशनल ड्यूटी है और मेरे ख्याल है सारी एजेंसीज मिलके, गवर्नमेंट मिलके, ये पीछे जो टीमें आई हैं पाकिस्तान में और बिल्कुल उन्होंने मैचेस कंडक्ट कराए, बड़े अच्छे हुए और वो चले गई, तो अच्छा तासुर गया है ओवरऑल। अब तो कोविड की वजह से नंबर्स इतने ज़्यादा आ गए, कुछ सिक्योरिटी की वजह नहीं थी कि ये टूर्नामेंट आपका शिफ्ट हुआ है। यू हैव आपने अर्न किया है वापस अपनी प्लेस को और दोबारा आप उस पोजीशन पे चले गए हैं। अब ये वेस्ट इंडीज जा रही है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी टीम इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद का 9 तारीख को मैच है तो यकीनन आप उनके लिए जी बिल्कुल होपफुल होंगे। बच्चे सारे इस्लामाबाद के साथ। चलें, थैंक यू वेरी मच नासिर गिल साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।